दोस्तों, यदि आपको संस्कृत पेडागोजी में पूरे नंबर लाने हैं और आपको इसमें कठिनाई होती है तो आज बहुत ही सरल भाषा में संस्कृत भाषा में प्रश्न होंगे, व्याख्या सहित आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। और ये वीडियो मैं कहता हूँ पेपर के पहले आप यदि एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी। तो आज के वीडियो को आपको पूरा देखना है। आप हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर ना हो तो बन जाएं, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आप तक लगातार ला रहे हैं। संस्कृत व्याकरण हो या संस्कृत पेडागोजी हो, बड़ी सरल भाषा में ट्रिक के साथ आप तक लेकर के आते हैं। पहले ही बहुत वीडियो लाए हैं, आगे की वीडियो मिलते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना दोस्तों। और इस वीडियो के लिए तैयार हो जाइए, अपने मन को बना लीजिए। लगभग 1 घंटे का समय आपको देना है, उसमें आपको मिलेंगे 15 नंबर। अब 15 नंबर चाहिए तो 1 घंटे आज आप मुझे दे दीजिए और इस वीडियो को ध्यान से पढ़ लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। मौन वाचनस्य अभ्यासा भवितव्यः। जो मौन वाचन का अभ्यास है वह भवितव्य मतलब होना चाहिए। कब होना चाहिए? यदा कदा मतलब जब कभी भी। अनियमित रूपेण मतलब अनियमित रूप से। रात्रि समय मतलब रात्रि के समय। नियमित रूपेण मतलब नियमित रूप से। तो नियमित रूप से होना चाहिए मतलब डेली, प्रतिदिन होना चाहिए मौन वाचन का अभ्यास। ये व्याख्या सहित दिए है, जिसमें समझ में नहीं आएगा उसमें हम समझाते जाएंगे। आगे देखें, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसमें जो पहला कथन दिया है कि भाषा अधिगम का उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना, है बिल्कुल गलत है। रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा का अधिगम नहीं करते, इसलिए वो कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल असत्य हो जाएगा। चलिए और देखते हैं आगे। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने के संबंध में तो यहाँ पहला कथन दिया, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह सीखना नहीं हुआ। ये कथन मतलब इसको सही नहीं माना जाए, गलत, सही नहीं है। तो आपको बताया इसका डी सही हो जाएगा। इसको सुने ध्यान से। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला। मतलब सकारात्मक वातावरण हो, विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला वातावरण हो तो बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। आगे देखें, NCF 2005 अनुसारम काल्पनिक चिंतनार्थम एवं च साक्षरता द्वारा ज्ञानार्जनम मन्यते। मतलब NCF 2005 के अनुसार कल्पना चिंतन एवं साक्षरता द्वारा ज्ञान का अर्जन किस में समाहित है? तो वह है मातृभाषा में। मातृभाषा के माध्यम से होता है। और देखें, बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके उसमें पेपर में देखना आप आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगला, भवान पृच्छतु अस्माकं लक्ष्यम किम। आप पूछते हो हमारा लक्ष्य क्या है? अहम एकेन पदेन उत्तरम वदामि, में एक पद में उत्तर देता हूँ। विजयाः, विजय। एतदृशः प्रश्न है, कैसा प्रश्न है? सहजः, ये सहज प्रश्न है कि आप पूछते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो मैं उत्तर देता हूँ विजय। आगे देखें, भाषाधिगमने बहुभाषिकत्वं भवति। भाषा अधिगम के समय में बहुभाषात्मकता क्या है? ये बाधा उत्पन्न करती है। बहुभाषात्मकता क्या होती है? बाधा उत्पन्न करती है, बाधा भाषा अधिगम के समय में। आगे देखें, प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा भारम बिना अधिगमनम मतलब बाहर के बिना अधिगमन नहीं। इति नाम्नी प्रतिवेदने कानिचित अनुशंसानि कृतानि निम्नलिखित किम अनुशंसनम न। इसमें से किसका अनुशंसन नहीं है? तो ये बतला रहे हैं, हिंदी में देख लेते इसको। प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा बिना भार के अधिगम इस भाग से प्रतिवेदन दिया है जिससे कुछ अनुशंसाएं प्रदान की गई। इनमें निम्नलिखित अनुशंसा सम्मिलित नहीं है। क्या? शिक्षण अधिगम विक्रिया गतिविधि आधारित और मनोरंजन पूर्ण होता है। ये इसमें सही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, कई दोस्त कहते हैं कि सर जब हिंदी में प्रश्न आते हैं तो मैं समझ लेता हूँ, लेकिन संस्कृत के नहीं बन पाते। आप चिंता नहीं करें, आप हमारे इन प्रैक्टिस सेट को पढ़ेंगे तो आपको संस्कृत के प्रश्न भी समझना आ जाएगा कि वो पूछ क्या रहे। इसलिए मेरा निवेदन होगा वीडियो को पूरा देखिएगा। चले आगे, प्रभावी अधिगमनाय छात्रा कीदृशा भवतु भवेयु। मतलब प्रभावी अधिगम के लिए छात्र कैसा होना चाहिए? तो इसका पहले ही है जिज्ञासा पूर्णा सक्रिया च। मतलब जिज्ञासापूर्ण और सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, उसका जिज्ञासा होनी चाहिए, सक्रिय, तो अच्छा प्रभावी अधिगम होगा। और देखें,
निम्नलिखितेषु किम कथनम असत्यम। स्वायत्त शिक्षार्थिना ते एव ए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। स्वायत्त शिक्षार्थिना ते एव ए। स्वायत्त शिक्षार्थी कौन है, तो वह स्व अधिगमनाय स्व उत्तरदायित्वम स्वीकुर्वन्ति, मतलब अपने अधिगम को अपने उत्तरदायित्व मान करके स्वीकार करते हैं। स्वायत्त शिक्षार्थी वे होते हैं जो अपने द्वारा सीखने के लिए स्वयं को उत्तरदायी स्वीकार करते हैं कि मैं स्वयं हूँ अपने सीखने के लिए उत्तरदायी। जो छात्र स्वयं से सीखते हैं तथा किसी की सहायता नहीं लेते वे स्वायत्त छात्र हैं। वे अपने अधिगम के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानते हैं। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, आपने यदि इसको सुन लिया, व्याख्या सह सुनने से ये होता है कि एक साथ आपके 2-3 प्रश्नों की तैयारी हो जाती है, इसलिए जो जरूरी होते हैं उनकी हम व्याख्या भी आपको ले आ रहे हैं। चलिए आगे, विशिष्ट छात्राणाम बोधनाय। विशिष्ट छात्रों के बोध के लिए, ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए, तो इसमें अपन हिंदी में 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको बताओ उसमें डी ऑप्शन सही है। मुख्य धारा में प्रवेश अन्य छात्र सह बोधनम कर्तव्यम, मतलब मुख्य धारा में ही प्रवेश करते हुए, ठीक है, अन्य छात्रों के साथ उन्हें क्या करना चाहिए, बोधन या बोधता, मतलब सामान्य विशेष छात्रों को एक साथ ज्ञान देना चाहिए। देखें क्या लिखे, विशिष्ट छात्रों की जानकारी हेतु मुख्य धारा में प्रवेश करके छात्रों के साथ जानकारी प्राप्त करना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप ही ऐसा होता है कि उसकी बोधता सामान्य से विशिष्ट दोनों छात्रों में समान रूप से हो, मतलब जो कमजोर छात्र हो, चाहे सामान्य हो, चाहे विशिष्ट किसी प्रकार के छात्र हों, एक साथ उनके लिए होना चाहिए। आगे देखें, प्रत्यक्ष अनुदेशन अधिकृत कस्य भूमिका सर्वाधिक प्रभावकारी। प्रत्यक्ष अनुदेशन को अधिकृत कर सर्वाधिक प्रभावशाली भूमिका किसकी है, तो आपको बता दें अधिगम कर्तु, अधिगम कर्ता की सबसे ज़्यादा प्रभावशाली भूमिका होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुदेशन में अधिगम कर्ता की भूमिका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। और देखिए, विस्तृत पदानाम प्रतीप क्रमः। कई लोगों को यदि संस्कृत के प्रश्न समझ में ना हो, चिंता ना करें, आप आगे 5 जब अभ्यास लगा लेंगे तो 6वें के बाद आपको लगेगा कि अब तो हम संस्कृत के प्रश्न समझने लगे, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। इसलिए आप अभ्यास करिए, आएगा। आगे देखें, विस्तृत पदानाम प्रतीप क्रमः, मतलब विस्तृत पदों में प्रतीप क्रम है। इसमें से कौन सा है प्रतीप क्रम, तो इसमें से है, इसका हो जाएगा डी, चोरः चुरति। ठीक है, अर्थात चोर चुराता है या चोरी करना। ठीक है, चोरा चुरति मतलब चोर चोरी करता है, चोर चुराता है। एक कैसा है, विस्तृत पदानाम प्रतीप क्रम है। ठीक है, आगे चलिए और देखते हैं, परिप्रक्षा आधारितम अधिगमम, मतलब परिप्रक्षा आधारित अधिगम छात्रों को कैसे प्रेरित करता है। तो आपको बता दें कि परिप्रेक्षा आधारित अधिगम छात्रों को किस प्रकार से प्रेरित करता है। पहला प्रश्न, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रान प्रश्नान पृष्ठुम प्रेरयति, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है परिप्रेक्षा आधारित अधिगम। ठीक है, इसको देख लें, परिप्रेक्षा आधारित अधिगम में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना होता है, अतः विकल्प ए तर्क संगत उत्तर है। शेष तीनों विकल्पों का प्रश्न से विशेष सामान्यता नहीं है। एक और कभी भी चीज़ आप याद रखना, जब भी पेडागोजी की आप पेपर दे रहे हों तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें 3 ऑप्शन सही लग रहा है, 4 सही लग रहा है, तो आपको उसमें से बिल्कुल परफेक्ट वाला, आपको उससे जो संबंधित उसका नज़दीकी वो आपको ढूंढ के आंसर लगाना है। आगे देखें, भाषादि ग्रहण समय धारा प्रभाविता नाम, भाषा अधिग्रहण के समय धारा प्रभाविता क्या है, तो सहजतया संभाषणम पठनम लेखम च, मतलब सहजतापूर्वक संभाषण करें, पठन करें और लेखन करें। देख लें व्याख्या में क्या करें, यदि भाषा का ग्रहण विद्यार्थी कर रहा है तो उस समय भाषा पर स्वाभाविक रूप से रुचि, बोलने का कौशल, पढ़ने और लिखने की अभिरुचि, ये सभी भाषा अध्ययन की धारा प्रभावशीलता संकेतक कहलाते हैं। आगे देखें, आगे है भाषाधि गमाधि ग्रहणयो मध्य का भेदा, मतलब भाषा अधिग्रहण और क्या अधिग्रहणे, मतलब भाषा अधिग्रहण दोनों के बीच में क्या भेद है,
तो आपको बता दें कि अधिग्रमा प्रयासजन्य अधिग्रहणम साहजिकम, मतलब अधिगम जो होता है वह प्रयासजन्य है, वो अधिग्रहण है वह कैसा है, सहज है। ठीक है, देख ले, इसको थोड़ा समझ लीजिए हिंदी में। भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण दोनों के बीच किंचित भेद है। भाषा अधिगम प्रयास का जनक कहलाती है तथा भाषा अधिग्रहण सहजता स्वाभाविकता का जनक कहलाती है। भाषा अधिगम का मूल अध्ययन ज्ञान है और भाषा अधिग्रहण का पारिवारिक परिवेश से संबंधित सहज ज्ञान है। हम यह भी कह सकते हैं यदि भाषा अधिगम छात्र के लिए भाषा जनक भाव है तो भाषा अधिग्रहण भाषा का जन्य भाव है। ठीक है, चलिए आगे। विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषाध्ययनम स्यात्। दोस्तों ऐसे जो प्रश्न हैं वो और भी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जो संस्कृत के वीडियोस में आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस के अनुसार वीडियो चैनल पे जाके जरूर देखें। यूट्यूब पे आप टॉप 50 स्टडी सर्च करें, आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए, विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषाध्ययनम स्यात्। विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा का अध्ययन कैसा होता है, तो मातृभाषा या प्रांतीय भाषा में होता है। ठीक है, प्रथम भाषा अध्ययन कैसा, मातृभाषा प्रांतीय भाषा। तो विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा का अध्ययन उस बच्चे को उसकी मातृभाषा के रूप में देना चाहिए, क्योंकि यह बालक परिवार में अपनी मातृभाषा में बढ़ता और पलता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका बालक के भाषा विकास पर उसके परिवार की होती है। कहा भी गया है, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। उपयुक्त तथ्य के आधार पर निश्चित होता है कि विद्यालय शिक्षण में बालक का शिक्षण हिंदी भाषा है उसकी अर्थात मातृभाषा में होना चाहिए। आगे, श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्या महत्वम वर्तते। श्रेष्ठ शिक्षण के लिए किसका महत्व होता है, तो आपको बता दें श्रेष्ठ शिक्षण में अध्यापक का सबसे ज़्यादा महत्व है। ठीक है, प्राचीन काले गुरु स्वशिष्यान् केन विधिनाम शिक्षति स्म। मतलब प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्य को किस विधि में शिक्षा देते थे, तो आपको बता दें कि व्याख्यान विधि ना। प्राचीन काल में देखो इतनी पुस्तकें, स्मार्ट क्लासेस सब नहीं होती थी, तो वो व्याख्या मतलब गुरु किसी विषय को लेकर के बैठ के उस पर व्याख्या करते थे, शिष्य उसको सुनते थे। तो देखिए प्राचीन काल में गुरु शिष्य को व्याख्या विधि से शिक्षा प्रदान करते थे। छात्र सुनकर उन्हें ग्रहण करते थे। पहले छात्रों की बुद्धि भी इतनी तेज रहती थी कि एक दो बार सुनने में याद हो जाता था। पहले श्रुति परंपरा विकसित हुई थी, तदनंतर लेखन परंपरा शुरुआत हुई। आगे, व्याकरण शिक्षणस्य या नूतना रीति वर्तते। व्याकरण शिक्षण की नूतन रीति कौन सी है या नूतन रीति कौन सी है, तो आगमन निगमन रीति ही ये क्या है, नूतन रीति कहलाती है। ठीक है, आगे तो एक और बात बता दें कि आगमन विधि में पहले उदाहरण होता है फिर नियम, और निगमन विधि में पहले नियम फिर उदाहरण। इस बात को आप याद रखिएगा। संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीना प्रणाली अस्ति। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली है। वेरी वेरी IMP कई बार पूछा गया है, मैंने देखा पेपरों में, इसलिए आप इसको पढ़ लें। तो संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली है, प्रत्यक्ष विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि ये भी है, पाठशाला विधि प्रणालियाँ ये भी है। तो प्रयुक्त सर्वा इसका उत्तर सही हो जाएगा D। ये सभी संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली है। शिक्षणम इति पदस्य यह अर्थास्ति। शिक्षण पद का अर्थ क्या है इस पद में, तो आपको बता दें शिक्षण पद का है ज्ञानस्य संक्रमणम, मतलब ज्ञान के संक्रमण से है। देखें आज शिक्षा की यही अवधारणा हो गई है, वह एन केन प्रकार विषय विशेष का ज्ञान अर्जित कर अपनी जीविका का साधन बनाता है, जबकि शिक्षा सामाजिक एवं समाज के साथ साथ राष्ट्र के उत्थान का मानदंड होना चाहिए। आजकल लोग आजीविका के लिए शिक्षा पढ़ रहे, एक अच्छी भैया सरकारी नौकरी मिल जाए, एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, बस इसलिए कर रहे, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य कैसा, सामाजिक और समाज के साथ राष्ट्र के उत्थान का होना चाहिए, नहीं तो वो संक्रमण हो जाएगा। ठीक है, अभी संक्रमण फैला रहा है ना, कोरोना वायरस, वैसा हो जाएगा। इसलिए अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का नौकरी के लिए पढ़ना है, ज्ञान के लिए पढ़ना है, नौकरी अपने आप मिलेगी। आगे, शिक्षया कृते समाजे औपचारिक साधनम यत वर्तते। मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में औपचारिक साधन कौन सा, शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो विद्यालय ही है। ठीक है, कौन सा साधन है शिक्षा ग्रहण के, समाज में औपचारिक साधन
विद्यालय है। चलिए आगे देखें। भाषाया शिक्षणेयः केंद्रम भवति। भाषा शिक्षण का केंद्र कौन होता है? तो हर बार पूछा, आप आंख बंद करके वो बालक ही लगाना है। भाषा शिक्षण का केंद्र कौन है? बालक। याद रखिएगा, बहुत ही वेरी IMP क्वेश्चन है। संस्कृत शिक्षण में कौन सी विधि सहायक नहीं है इनमें से? तो आपको बता दें कि व्याकरण विधि तो सहायक है, पाठ्यपुस्तक विधि है, प्रत्यक्ष विधि नहीं है। आपको बता क्यों? संस्कृत शिक्षण में दिए गए विकल्पों में प्रत्यक्ष विधि सहायक नहीं है, जबकि व्याकरण पद्धति और पाठ्यपुस्तक विधि इसके लिए महत्वपूर्ण है। अनुवाद विधि भाषा शिक्षण में उपयोगी है, क्योंकि इसमें, क्यों है भैया अनुवाद विधि? क्योंकि इसमें अनुवाद द्वारा वाक्य रचना ठीक से समझी जा सकती है, इसलिए अनुवाद विधि ठीक है भाषा शिक्षण के लिए। मेरा एक और निवेदन होगा, आप इस वीडियो की लिंक को आगे तक शेयर करना, जिससे और जो लोग ने संस्कृत ली हो, उन्हें कठिनाई हो रही है, तो उन्हें भी कुछ मदद मिल सके। मेरे से जो होगा मैं अच्छे वीडियो आप तक लाता रहूँगा। आगे, संस्कृत में कथा कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? छात्रों को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना, ये कथा कहानी का नहीं होता है उद्देश्य। ठीक है, तो संस्कृत शिक्षण एक विधि कहानी शिक्षण है, जो है उद्देशित करती कहानी शिक्षण से बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करना उसका प्रमुख उद्देश्य है। ध्वनि विज्ञान नहीं सिखाता, वो तो व्याकरण सिखाएगा। इसी तरह छात्रों की तर्क शक्ति को विकसित करना, छात्रों का उत्तम चरित्र निर्माण करना आदि भी सम्मिलित हैं कहानी शिक्षण में। अतः यहाँ पर छात्रों को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना शिक्षण उद्देश्य कदापि नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्वनि विज्ञान का है। आगे, पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है। अभी हमने बताया था कि पहले नियम फिर उदाहरण निगमन विधि में। अभी याद कैसे रखें? कई लोग बोले हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप याद रखना निगमन में नी पहले है, तो जिसमें पहले नियम आता है वो क्या हो जाएगी? निगमन विधि, और जिसमें उदाहरण पहले आता है वो आगमन विधि। ऐसे याद रखें। आगे, हितोपदेश का संबंध किस विधि से है? तो आपको बता दें, हितोपदेश का संबंध कहानी कथन विधि से है। ठीक है, कहानी के माध्यम से क्या किया जाता है? हित का उपदेश दिया जाता है। संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। किस विधि में? व्याख्या विधि में। ठीक है, वो अध्यापक होगा। आपको ये जब पेपर देने बैठो, आपको ये सोचना है कि आप एक संस्कृत के अध्यापक है, उस समय आप क्या करेंगे, तो उसको आधार लेकर के पेडागोजी के आंसर लगाए जाते हैं। और देख लीजिए, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम, यह शिक्षण का सूत्र है। ठीक है, तो यह है विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है, क्योंकि आगमन विधि कैसी होती? विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है, तो पहले बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, फिर सामान्य नियम की ओर जाया जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न बिल्कुल आपको रट जाना चाहिए, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। ऐसे हम प्रश्न छाट करके लाए हैं। आपका कर्तव्य, आप वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आपके लिए उपयोगी होगा। अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, साथ में संस्कृत व्याकरण ट्रिक के साथ, और संस्कृत पेडागोजी, सब कुछ हम आप तक लेकर के आ रहे हैं। अब आगे के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, चाहिए एक कुशल अध्यापक को सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम शिक्षण योजना उसको बनानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आगे देखें, अब फटाफट हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। भाषा शिक्षण की अभिनव विधि है। भाषा शिक्षण की अभिनव विधि कौन सी मानी जाती है? वह भाषा प्रयोगशाला विधि। याद रखिएगा, भाषा प्रयोगशाला विधि है। देखें, इसके बारे में कुछ विशेष बातें पढ़ते हैं। भाषा प्रयोगशाला एक नेटवर्क अनुप्रयोग है जो मूल भाषा कौशल की पद्धति को विकसित करता है। यह कंप्यूटरीकृत वातावरण में सीखने की पद्धति के माध्यम से भाषा में महारत हासिल करने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करता है। ये क्या है? भाषा प्रयोगशाला। आगे देखें, व्याकरणस्य लक्षणम, मतलब व्याकरण का लक्षण है। तो व्याकरण का लक्षण किससे है? तो भाषा सिद्धांत, मतलब भाषा सिद्धांत से है। व्याकरण का लक्षण क्या है? भाषा सिद्धांत। ठीक है, तो व्याकरण भाषा को वैज्ञानिक पद्धति से जोड़ती है, जो क्रमबद्ध भाषा प्रवाह का प्रतिपादन करती है। तो याद रखिएगा इसको। आगे देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिभाषा सूत्रानुसारम प्रथम भाषा भवेत, मतलब त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा कौन सी है? तो आपको बता दें कि मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा ये प्रथम भाषा है त्रिभाषा सूत्र के अनुसार। प्रत्येक भाषाया लिपि वर्तते यम उक्ति, मतलब प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि है। यह उक्ति क्या?
कैसी है? तो यह युक्ति सत्यम मतलब सत्य है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि है, अलग अलग लिपि होती है, तो युक्ति सत्य है। इसी प्रकार संस्कृत भाषा में क्वेश्चन रहते हैं, इसमें कुछ हिंदी के भी दिए, आपको समझने में आसानी हो, लेकिन आपके पेपर में संस्कृत के आएंगे। देखें, अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम, मतलब जो नीचे दिए गए जो विकल्प है उनमें कौन त्रिभाषा सूत्र को संस्तुतम मतलब संस्तुति की है, किसने? तो आपको बता दें कि उसका उत्तर हो जाएगा कोठारी आयोग, मतलब कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की थी। इसके अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो आपको बता दें हिंदी, अंग्रेजी और एक स्थानीय भाषा। ये क्या है? त्रिभाषा सूत्र, याद रखिएगा। हिंदी, अंग्रेजी और एक स्थानीय जो भाषा रहती है वो त्रिभाषा हो गई। आगे देखें, संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, तो सुनो और बोलो विधि से, पहले सुनो और बोलो, इससे सम्मत भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, क्योंकि सुनते हैं फिर उसको उच्चारित करते हैं, इस प्रकार से होता है। अब आगे देखते हैं अगला, बालक को श्रवण कौशल में प्रवीण बनाने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपने देखा होगा पेपर में पूछे जाते हैं, तो ऐसी वीडियो हम लेकर के आए हैं। और भी हमारे संस्कृत के वीडियो डले हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों जरूर देख लेना, एक भी वीडियो आप मिस मत करना। मेरा निवेदन होगा, चैनल पे आप सेलेक्ट करें या यूट्यूब पे आप सर्च करें टॉप 50 स्टडी, आप यूट्यूब पे लिखें, हमारा चैनल आएगा, उसमें से आप वीडियो देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि श्रवण कौशल में प्रवीण बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो उसका उत्तर हो जाएगा बी, हो जाएगा कि श्रवणीय सामग्री बालकों के स्तर के अनुरूप, प्रसंगानुकूल व रोचक हो। जो श्रवण सामग्री है वह बालकों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए, प्रसंग के अनुसार और रोचक होनी चाहिए, तो उनका श्रवण कौशल में बालक प्रवीण बन सकते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? टैप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ये सब क्या है? श्रवण कौशल के साधन है। इनको भी आप याद रखिएगा। जो प्रमुख बातें होंगी विशेषार्थ में उत्तर की व्याख्या में मैं आपको बताता जाऊंगा, जिससे कम समय में आपका ज़्यादा ज्ञान हो सके। वाक्य कौशलम इति अस्य सहायेन सम्यक वर्धते। तो आपको बता दें कि जो वाक्य कौशल है, मतलब बोलना संबंधी वाणी की कुशलता में वृद्धि कैसे, किस में सहायता? तो अभिनयो गोष्ठी चिंतना, अभिनय जो गोष्ठी होती है उससे बोलने की बोलने की जो शैली है वो बढ़ती है, उसका विकास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ही हो गया। आगे देखते हैं, हाँ, कविता पठनस्य उद्देश्यम अस्ति, कविता पढ़ने का उद्देश्य है, क्या है? तो अनुभूतीनाम विचाराणाम च बोधा, अनुभूति और विचारों का बोध करना। देखें क्या लिखा है, भाव विभावों संचारी भावों का उद्वेलित होना, यह सभी कविता पठन के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कविता पठन का उद्देश्य अनुभूतों विचारों के उद्देश्य से है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा। आगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी। मैं आपको बता दूं कि पूरी सिलेबस के अनुसार हम आपकी तैयारी करा रहे हैं, इसलिए आप यदि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ना हो तो एक बार सब्सक्राइब जो दिया है उस पर आप क्लिक कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे अगला हमारा जब इसका पार्ट आएगा, क्योंकि 6 पार्ट टोटल बनने वाले हैं, और ये जो जिसने पढ़ ली उसकी संस्कृत की पेडागॉजी कंप्लीट हो जाएगी। और भी संस्कृत के हम वीडियो आप तक लेकर के आते हैं, बाकी सब्जेक्ट के भी सिलेबस के अनुसार वीडियो हमारे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी। कौन सी होगी? लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की परीक्षा ले सकते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। उच्च प्राथमिक स्तर पर की गई छात्रों की जो परीक्षा प्रणाली होती है मुख्यतः लिखित और मौखिक दोनों रूप से है। कारण कि प्राथमिक स्तर में बालक लिखित शिक्षा प्रणाली तो हो सकती है, परंतु उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रणाली कुछ विकसित होने लगती है, इसलिए इस स्तर पर परीक्षा प्रणाली लिखित मौखिक दोनों उपयुक्त होती हैं। बात याद रखिएगा। अब आगे आ गया है व्याकरण बोधनस्योपयोगः, मतलब व्याकरण के ज्ञान का उपयोग कैसे होता है? तो आपको बता दें यथार्थता विवर्धनम, मतलब यथार्थता की वृद्धि से। ठीक है, देखें क्या लिख रहे हैं, व्याकरण के ज्ञान का उपयोग शुद्धता मतलब यथार्थता में वृद्धि करता है। व्याकरण का उपयोग, व्याकरण के द्वारा शब्दों का शुद्ध और परिमार्जित ज्ञान की प्राप्ति होती है, अतः व्याकरण यथार्थता की वृद्धि करता है, इसलिए व्याकरण पढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं, अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा
विकासार्थम अतीव महत्वपूर्णम अस्ति। मतलब अंतर्व्यक्तिक प्रज्ञा की मतलब विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या है? परस्परम विचार विमर्श, आपस में विचार विमर्श करना ये अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए, मेरा एक और निवेदन है कि आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, लाइक पर क्लिक कर दें। चलिए, तो अंतर्व्यक्तिक प्रज्ञा विकास तुम पढ़ चुके विचार, तात्पर्य है कि आंतरिक विशिष्ट ज्ञान का विकास तभी संभव है जब एक छात्र दूसरे छात्र से परस्पर विचार विमर्श करता रहे। यही महत्वपूर्ण विकल्प है। काव्यशास्त्र के पठन से आंतरिक रसों या भावों का उद्गम होता है, न कि अंतर वैयक्तिक प्रज्ञा का। अन्य भाषासु लिखित साहित्यस्य पठनम, इससे आंतरिक बोध तथा समाज के विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है तथा भाषा ज्ञान की प्राप्ति होती है। नूतन विषयान अधिकृत निबंध लेखन का अर्थ है नए विषयों का समावेश कर निबंध लेख से भौतिक ज्ञान की वृद्धि होना। अब जो ये चीज़ें हम बताते हैं आप इनको सुनते जाएं, पढ़ते जाएं, क्योंकि ये भी आपके ज्ञान बढ़ाने में सहयोगी होंगे। हाँ, तो अर्थ ज्ञान द्वारा संप्रेषण क्षमता विकास इत्यनेन अभिप्राय अस्ति। अर्थ ज्ञान के द्वारा संप्रेषण क्षमता का विकास, उसका अभिप्राय क्या है? तो अवबोधनार्थम सूचनाया आदानम प्रदानस स्पष्टीकरण पुनर्रचनात्। मतलब अवबोधनार्थ जो सूचनाओं का आदान प्रदान, स्पष्टीकरण और पुनर्रचना, ये अर्थ ज्ञान द्वारा संप्रेषण क्षमता का इससे विकास होता है। हाँ, तो ये वो प्रश्न है दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में आते ही हैं और इस बार ही पूछे जाने की प्रबल उम्मीद है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल से एक बार जुड़ जाएं, हमसे एक बार जुड़ जाएं और फिर हम मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करके हम तैयारी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण शिक्षण संदर्भे भ्रांतिपूर्णा पूर्व धारणा अस्ति। मतलब व्याकरण शिक्षण के संबंध में भ्रांतिपूर्ण पूर्व धारणा है। क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कि व्याकरण तत्वानां शिक्षणम पृथक रूपेण कृत्वा भाषणम लेखनम व पाठित्वम। मतलब व्याकरण शिक्षण को उसको पृथक रूप से करना चाहिए, किसके? भाषण, लेखन और जो पठन है उसके अलावा। तो ये लिख रहे हैं, अर्थात व्याकरण शिक्षण के संबंध में भ्रांति पूर्व धारणा है कि शिक्षण में भाषण, लेखन, पठन को अलग रूपों से करके ही व्याकरण तत्वों का शिक्षण किया जा सकता है। अतः सी विकल्प इसका उचित उत्तर हो जाएगा। ये धारणा है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक साथ भी कर सकते हैं। आगे देखें, छात्रा व्याकरण दृष्टया शुद्ध रूपेण वक्तुम सक्षमा सन्ति। मतलब छात्र व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप से बोलने में सक्षम सन्ति, ना वा है कि नहीं। संदर्भानुगुणम परस्परम संबंध तर्कपूर्ण वाक्यम प्रयोगे समर्था सन्ति ना वा। मतलब संदर्भ के अनुसार परस्पर में तर्कपूर्ण वाक्य बोलने में समर्थ है कि नहीं। सम्यक रूपेण च उच्चारण कर्तुम समर्था सन्ति ना वा, और सम्यक रूप से उच्चारण करने में समर्थ है कि नहीं। एतानि तत्वानि कीर्तिशील आकलन संबंधी। ये जो तत्व हैं किस आकलन से संबंधित हैं? तो यह है सृजनात्मकेन। मतलब सृजनात्मक आकलन से हम इन तथ्यों को जान सकते हैं। देखिए इसमें क्या बतला रहे हैं, यहाँ से पढ़ते। अर्थात छात्र व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप से बोलने, तर्कपूर्ण वाक्यों के प्रयोग तथा ठीक प्रकार से उच्चारण करने में समर्थ हैं या नहीं, इसका आकलन सृजनात्मकता के द्वारा किया जा सकता है, न कि भाषण, लेखन, श्रवण कौशल के द्वारा। अतः विकल्प एक समीचीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण शिक्षण संबद्ध युक्तियुक्तम परिदृश्यम किम। मतलब व्याकरण शिक्षण के संबंध में युक्तियुक्त परिदृश्य कौन सा है वो आपको यहाँ पर बतलाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कि व्याकरण नियमानाम सिद्ध्यर्थम लेखन कौशलाभ्यासा एवं समीचीना उपाय। मतलब व्याकरण नियम सिद्धांतों के लिए लेखन जो कौशल का अभ्यास क्या है, समीचीन उपाय है। दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। संप्रेषणात्मकम भाषा शिक्षणम इत्यनेन का अभिप्राय। मतलब संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का अभिप्राय क्या है? तो आपको बता दें, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन कौशलानाम, 4 प्रकार के कौशल होते। पहला सुनना, फिर भाषण बोलना, पढ़ना और लिखना। कौशलानाम संवर्धनेन ग्रहण शक्ति अभिव्यक्ति चा विकासा। मतलब ये जो चारों कौशल इनके संवर्धन, ग्रहण शक्ति, अभिव्यक्ति का विकास। ये क्या है? संप्रेषणात्मकम भाषा शिक्षणम अभिप्राय है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का अभिप्राय यही है। आगे देखें,
मम माता इति विषयम अधिकृत एकम निबंधम लेखितुम शिक्षिका छात्रान् प्रेरयति। मतलब मेरी माता इस विषय पर एक निबंध शिक्षिका छात्रों को प्रेरित करती है इस पर लिखने के लिए। एतस्मिन् प्रसंगे सा मुख्यतया छात्रभ्यः किम निर्देश्यते। इसमें वह मुख्यतः रूप से छात्रों में क्या निर्देशित करती है, क्या अनुभव कराती है। तो आपको बता दें उसका उत्तर हो जाएगा सी, स्वानुभवाधारणेन लिखन्तु। मतलब अपने अनुभव के आधार पर लिखें कि उनने क्या देखा अपनी माता के विषय में, तो स्वयं के अनुभव के आधार पर लिखने सिखाती है वह। ठीक है, आगे देखें, उसके लिए प्रेरित करती है। षष्ठ कक्षायाः मतलब छठवीं कक्षा की शिक्षिका स्वछात्रान् उत्तम लेखकान कर्तुम इच्छति। मतलब जो छठवीं कक्षा की शिक्षिका है छात्रों को अच्छे लेखन कराने का सोचती है। सा बिंदूनाम आधारेण लेखन कार्यम आरंभ्यम कर्तुम प्रयति। वह बिंदुओं के अनुसार आधार पर लेखन का कार्य क्या करती है, करने को प्रेरित करती। अनंतरम एकम असंपूर्ण अपरिमार्जितम लेखम प्रस्तुत, एक असंपूर्ण और अपरिमार्जित लेख प्रस्तुत करती है। तदोपरि सह पाठिवी सह चर्चाम कर्तुम उसके उपरांत उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षिका लेखनम एवं प्रकारेण पश्यति। वह शिक्षक का लेखन के किस प्रकार को देखती है, तो प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया के प्रकार को वह देखती है, उसको प्रेरित उसके लिए करती है, एक प्रक्रिया मानती है इसके प्रकार को। ठीक है, और देखें उत्तम लेखने एतत् न आगच्छति। उत्तम लेखन में यह नहीं आता। क्या नहीं आता है, केवलम उत्कृष्ट हस्तलेखा, केवल अच्छी हस्तलेखन ये नहीं आता है उत्तम लेखन में कि अच्छी बस लिख रहे हैं आपकी बस सुंदर सा, वो नहीं आता केवल। जबकि योग्य पदों का लेखन, व्याकरण के शुद्धता और विचारों का उपस्थापन ये आता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। दोस्तों लाइक जरूर कर देना एक बार वीडियो को। आप बहुत सारे लोग लाइक भी करते हैं हमारे वीडियो को देख करके, बहुत हमें अच्छी बात लगती है। और ऐसे वीडियो हम आगे भी आपके लिए निरंतर लेकर के आते रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं होने वाली है। इसलिए चले आगे देखते हैं। यदा प्रथमतया बालाः विद्यालयम् आगच्छन्ति तदा ते मातृभाषाया सम्यक वदन्ति एतद् सूचयति। यद जब प्रथमतया बालक विद्यालय में आते हैं तब वे मातृभाषा में अच्छे से बातचीत करते हैं, या क्या सूचित करता है, इसका उत्तर बतलाना है। हाँ, तो आप भी कमेंट में बतला सकते हैं इसका उत्तर। वैसे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, तेषाम एकस्या भाषाया तस्या व्याकरण च ज्ञानम। वह एक भाषा का अच्छे से ज्ञान, उसके व्याकरण का ज्ञान जानते हैं। वह ये प्रदर्शित करते हैं कि वे उस भाषा को अच्छे से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बहुत और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, भाषा मुख्य रूपेण भवति। मतलब भाषा मुख्य रूप से होती है, कैसी होती है, मौखिकी। मतलब मुख्य रूप से जो भाषा होती है मौखिक रूप में होती है। चलिए आगे देखिए। संप्रेषण दक्षता नाम, मतलब संप्रेषण दक्षता का नाम है, क्या है, डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अर्थ बोधयितुम भाषायाः प्रयोगा कर्तुम छात्राणाम दक्षता। मतलब संप्रेषण दक्षता का एक ही अर्थ का ज्ञान करके भाषा का प्रयोग करने रूप छात्रों की दक्षता यही है। यही क्या है, संप्रेषण दक्षता है। चलिए आगे देखते हैं। मेरा एक और निवेदन होगा, आगे आपको बताऊं उससे पहले कि आप हर सब्जेक्ट के वीडियो आप यदि सिलेबस के अनुसार देखना चाहते हो तो चैनल पर सेलेक्ट करके प्लेलिस्ट में जाएं, या यूट्यूब पे आप पहले सर्च करें टॉप 50 स्टडी। आप जैसे यूट्यूब पे लिखेंगे तो आपको हमारे पूरे वीडियो सिलेबस के अनुसार हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। आप उनको पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे और आप निश्चित से अपने एग्जाम में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। तो आप हमारे पूरे वीडियो ज़रूर देख लें। अगला प्रश्न हम देखते हैं। लेखनस्य प्रक्रिया स्वरूपानुसारम, मतलब लेखन प्रक्रिया के स्वरूप के अनुसार शिक्षिका विमर्शेण सह प्रारंभम करोति। अत्र विमर्शा इत्यस्य आशय, इस विमर्श का क्या आशय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, उपस्थित विषयोपरि विचारणाम संग्रहणम उपस्थापनम च। उपस्थित विषय के ऊपर विचारों का संग्रहण और उपस्थापन। क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज होगा, देखते हैं। लेखन की प्रक्रिया के अनुसार कोई एक शिक्षिका परस्पर विमर्श के साथ पाठ यदि प्रारंभ करती है तब शिक्षिका अथवा अध्यापिका का यह विमर्श उस समय उपस्थित विषय के ऊपर विचारों के संग्रहण की स्थापना को सिद्ध करता है। चलिए और देखते हैं। लेखनस्य प्रक्रिया स्वरूपे प्रूफ संशोधन समये ध्यानम दीयते।
जब लेखन प्रक्रिया के स्वरूप में जब प्रूफ संशोधन करते हैं तो उस समय किस चीज़ का ध्यान रखते हैं, क्या गलती ना हो गई हो, किस संशोधन का ध्यान रखते हैं। तो आपको बता दें रूपाणाम उपरी, मतलब रूप जो है इसमें से दो प्रकार के रूप होते हैं, एक शब्द रूप होते हैं और एक धातु रूप। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, इनके वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप संस्कृत की प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा। तो ये क्या होते हैं वो बता चुके। तो शब्द रूप और धातु रूप, ठीक है, जैसे राम है, लक्ष्मण, ये शब्द हैं तो ये शब्द रूप कहलाएंगे, और लिखना पढ़ना तो लिख धातु पढ़ धातु, ये क्या होते हैं, धातु रूप। तो इसके जो रूप चलते हैं वो बता चुके हैं। तो लेखन प्रक्रिया के साथ संशोधन करते हैं तो उसमें रूपों का ध्यान रखा जाता है कि भाई ये रूप बिल्कुल सही है कि नहीं है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। आदौ नियम ज्ञानम अनंतरम तस्य प्रयोगः इति व्याकरणम अस्ति। आदौ मतलब आदि में, प्रारंभ में, नियम ज्ञान के बाद, नियम ज्ञानम अनंतरम मतलब बाद, तस्य प्रयोगः उसका प्रयोग, इति व्याकरणम अस्ति। और व्याकरण का कौन सा नियम है जिसमें आदि में तो नियम ज्ञान के बाद उसका प्रयोग होता है, तो वह व्याकरण के अंतर्गत होता है। ए इसका उत्तर सही हो जाएगा, अवरोहात्मकम व्याकरणम। व्याकरण का अवरोहात्मक नियम है जिसमें कि क्या होता है, प्रारंभ में नियम के द्वारा ज्ञान होता है, उसके बाद उसका प्रयोग होता है। चलिए आगे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न और लेते हैं जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। ये वो प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। आपको इनको पढ़ने के बाद खुद लगेगा कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, व्याख्या सहित हम इन पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखें। यात्रा वृत्तम एका विधा अस्ति। जो यात्रा वृत्त है वह एक विधा है। किस चीज़ की विधा है, तो वह है साहित्यस्य, मतलब साहित्य की यह एक क्या है, विधा है। कौन सी, यात्रा वृत्त। और देखें, केचन बालाः कक्षायाम अवरोधन कारणात् भयात् व न वदन्ति एतदस्ति। क्या कह रहे हैं कि केचन बालक, कुछ बालक हैं जो कक्षा में अवरोधन कारण भयात् व न वदन्ति, मतलब बिल्कुल चुप रहते हैं, कुछ भी बोलते नहीं हैं। कोई भय रहता है, किस कारण से ऐसा होता है कि वो बोलते नहीं हैं, तो वह अवरोधन कारण, वह कौन से अवरोधन का कारण है, कौन सी उसमें बाधा है, तो वह है मनोवैज्ञानिक बाधा। मतलब मनोवैज्ञानिक बाधा के कारण ऐसा होता है कि कुछ बालक बोलते नहीं, कक्षा में केवल शांत रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षिका केनापि शब्देन बिना छात्रैः सह संप्रेषणम करोति। ठीक है, जो शिक्षिका है वह छात्रों के साथ किन्हीं वाक्यों के द्वारा क्या करती है, संप्रेषण करती है। एवं सा उपयोगम करोति, एवं उसका उपयोग करती है। शिक्षण कार्य में उस समय का क्या करती है, उपयोग भी करती है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे शब्देतर संप्रेषणस्य, मतलब शब्देतर संप्रेषण है वह। ठीक है, शब्दों के अतिरिक्त संप्रेषण है। अब कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो इसकी हम व्याख्या में देख लेते क्या कहना चाह रहे। देखें, शब्देतर संप्रेषण के बिना शिक्षिका छात्रों के साथ संप्रेषण मतलब वाक्यों का आदान प्रदान करती है और उसका शिक्षण कार्य के समय उपयोग भी करती है। शब्देतर संप्रेषण का तात्पर्य शब्दों के अतिरिक्त संप्रेषण से है, जिसे हम व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। किसको, शब्देतर संप्रेषण को क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान। ठीक है, आगे देखते हैं। संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ भली भांति अच्छी तरह किया गया परस्पर शिक्षण। शिक्षण छात्र वाक कार्य, मतलब शिक्षक और छात्रों के बीच में जो वाक कार्य मतलब वचन संबंधी जो कार्य है वह क्या कहलाता है, संप्रेषण। संप्रेषण में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है जो अच्छे का वाचक है, उससे मिलकर के क्या बना है, संप्रेषण। इसका अर्थ होता है अच्छे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहे हैं कि छात्राणाम उच्चारणम दोषम दूरीकरणाय, मतलब छात्रों के उच्चारण को दोष को दूर करने के लिए भाषा शिक्षिका भाषा विज्ञानस्य कस्मिन् विज्ञाने पारंगता भूयात्, मतलब भाषा शिक्षक को भाषा विज्ञान के किस विज्ञान में उसको पारंगत होना चाहिए। यदि उसे उच्चारण दोष को दूर करना है छात्रों के, तो उसको होना चाहिए कौन से विज्ञान में उसको होना चाहिए, तो वाक्य विज्ञाने, मतलब वाक्य विज्ञान में उसको निपुण होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए, तब वो भाषा शिक्षक छात्रों के उच्चारण दोष को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। देखिए व्याख्या में क्या कह रहे हैं, छात्रों के उच्चारण दोष को दूर करने के लिए भाषा शिक्षक को भाषा विज्ञान के अंतर्गत वाक्य विज्ञान में पारंगत या प्रवीण होना चाहिए।
हमें दोस्तों उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आगे ऐसे ही और अभी हम पार्ट और लेकर के आएंगे, लगभग 4 पार्ट और लेकर के आना है, तो वीडियो आप तक पहुंचते रहे, आप एक भी वीडियो मिस ना करें। इसलिए सब्सक्राइबर ना हो तो सब्सक्राइब पर क्लिक कर लेना, और दोस्तों इसको आगे तक शेयर जरूर करना। चलिए आगे देखते हैं। भाषाया पठन समय, भाषा को पढ़ते समय चेत यदि छात्रा अशुद्धम उच्चारणम करोति, यदि छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तदा करणीया, तब क्या करना चाहिए। मैं एक एक का अर्थ इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि उसमें जब आपका पेपर होगा ना तो संस्कृत भाषा में प्रश्न आएंगे। अब आपको प्रश्न समझ में कठिनाई होती होगी, इसलिए आप यदि हमारे पूरे वीडियो संस्कृत के लगातार देख लेंगे, और वीडियो के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगी कि हमें कैसे समझना है प्रश्न। और आपने प्रश्न समझ लिया संस्कृत का तो फिर आंसर लगाना कठिन नहीं है। ठीक है, संस्कृत भाषा की विशेषता होती है, आपको प्रश्न अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर है कि भाषा पठन के समय यदि छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तब हमें क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, आप भी कमेंट में हमारे बताने से पहले बता सकते हैं। तो छात्र शुद्ध उच्चारण निर्देशा दातव्य, शुद्ध उच्चारण बारंबार लेखनम करणीयम, शुद्ध उच्चारण बारंबार अभ्यास करणीयम, क्या करेंगे, उचित दंडम दातव्यम। आप इनमें से क्या करेंगे, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कमेंट में उत्तर बताएं, फिर मैं बताता हूँ। अब इसमें किसी को कोई उत्तर उचित लग रहा हो, किसी को उचित, तो हमें सबसे परफेक्ट देखना पड़ता है इसमें उत्तर कौन सा है। तो आपको बताया इसमें सबसे परफेक्ट है सी, शुद्धोच्चारणाय बारंबारम अभ्यास करनी है। पहले तो ये पूछे कि पूछा क्या गया है, तो अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो उन्हें शुद्ध उच्चारण का बार बार अभ्यास कराएं, जिससे वो क्या करेंगे, शुद्ध उच्चारण करने लगेंगे। आगे व्याकरण शिक्षण से यत उद्देश्यम वर्तते तदस्ति, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है क्या है वह आपको बतलाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, भाषा दोषाणाम ज्ञानम, भाषा के दोषों का ज्ञान करना। क्योंकि व्याकरण में एक एक चीज़ भाषा की देखी जाती है, कहाँ क्या गलती हो रही, किस शब्द को कैसे बोलना, कैसे पढ़ना, कहाँ क्या लिखना। तो व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भाषा के दोषों का ज्ञान होना। देखें, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य भाषा में जो दोष होता है उसका ज्ञान कराना, जानना होता है। व्याकरण के माध्यम से ही वर्तनी की त्रुटि को दूर किया जाता है। आगे देखिए, कुछ इसमें हिंदी में यही प्रश्न है, तो आप उतना विकल्प मत कीजिए, हमें ज्ञान भी बढ़ाना और संस्कृत भी सीखनी। आगे, भाषा शिक्षण समावेशी कक्षा के लिए एक समस्या है, क्योंकि वहाँ पर भाषा शिक्षण जो है वह समावेशी कक्षा के लिए एक समस्या है। समावेशी कक्षा मतलब जहाँ पर सभी क्षमता योग्यता वाले बालक एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं, वो क्या है, समावेशी कक्षा। के मंद बुद्धि वाला भी वहीं बैठा है, विशिष्ट योग्यता वाला ही वहाँ बैठा है, ठीक है, कोई दिव्यांग है वो भी वहीं बैठा है। ऐसी कक्षा में भाषा शिक्षण एक समस्या हो जाती, कई भाषाओं के जानकार भी वहीं बैठे हैं अलग अलग जगह के। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा कि सर्वानुकूल पाठ सामग्री का अभाव होता है। सबके अनुकूल पाठ सामग्री नहीं हो सकती है वहाँ पर। क्यों, देखें क्या बोल रहे हैं कि निश्चय ही सर्वानुकूल पाठ सामग्री का अभाव भाषा शिक्षण समावेशी कक्षा के लिए समस्या होती है। अनुकूल पाठ सामग्री होने से विषयगत रुचि बढ़ती है। आगे देखते हैं, संस्कृत शिक्षण की व्याकरण पद्धति के दोष में शामिल नहीं है। संस्कृत शिक्षण की जो व्याकरण पद्धति है उसके दोष में शामिल नहीं है। क्या नहीं है, पहले ही है इसका, यह विधि नीरस होती है, नीरस नहीं होती, ठीक है, ये शामिल नहीं है। तो फिर क्या है, क्या शामिल है संस्कृत शिक्षण की व्याकरण पद्धति में, दोष में कौन कौन शामिल है। तो आपको पता है, यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुकूल है। इस विधि में भाषा के अन्य पक्ष उपेक्षित रहते हैं, या संस्कृत के प्रयोग का व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती, ठीक है। दोष के अंतर्गत दिए विकल्पों में जो ए विकल्प है वह नीरस होती है, शामिल नहीं है। बाकी 3 विकल्प इसके दोषों में सम्मिलित हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके 3 विकल्प तो दोषों में सम्मिलित हैं, एक पहला वाला नहीं है। आगे आते हैं, संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब संस्कृत शिक्षण में जो कठिन उच्चारण वाली जो ध्वनियाँ हैं उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, यही आपको संस्कृत में भी पूछ सकते हैं कि संस्कृत शिक्षणे मतलब कठिन उच्चारणम ध्वनियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्ति। अब मान लीजिए ऐसे उन्होंने संस्कृत में पूछ लिया, और इसमें मतलब इसको संस्कृत में ऑप्शन देंगे, सक्रियता सिद्धांत, क्रमबद्ध सिद्धांत, अभ्यास सिद्धांत, ठीक है ना, ये मतलब कोई भी नहीं। तो इस प्रकार से कुछ भी ऑप्शन दे सकते। तो आपको इसका उत्तर बताना है सी, अभ्यास का सिद्धांत। क्यों,
क्योंकि जो कठिन उच्चारण वाली ध्वनियाँ हैं, यदि हम उनको बार बार अभ्यास करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, उच्चारण सही बनने लगे। इसलिए अभ्यास का उच्चारण इसमें सिद्धांत बिल्कुल ठीक बैठता है। आगे आते हैं। मेरे एक निवेदन होगा, वीडियो को आप लाइक कर दें, जिससे हमें भी एक संबल मिलता है कि आप अच्छे से पसंद कर रहे हैं। आगे भी आपके लिए हम ऐसे वीडियो लेकर के आते रहें। आगे, बालक के उच्चारण दोष का कारण नहीं है। बालक जब उच्चारण करता है उसमें दोष होता है, उसका एक कारण नहीं है। 3 कारण तो हैं, एक नहीं है। सबसे पहले प्रश्न हमें समझना है, तो एक कौन सा नहीं है। तो आपको बता दें, बोली की भिन्नता ये उच्चारण दोष का कारण है। किसी की बोली ऐसी रहती, वो शब्दों का सही उच्चारण नहीं करते, उनकी बोली में ही गड़बड़ रहती। शारीरिक विकृति ये भी है, कोई तुतला है या कुछ है तो भी हो सकती। फिर ध्वनि एवं उच्चारण स्थानों का सम्यक ज्ञान एक दोष नहीं है, मतलब ये तो होना ही चाहिए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो उच्चारण दोष का कारण नहीं है ये। आगे देखें, उच्चारण अभ्यास का अभाव, तो ये कोई मतलब वो नहीं है। तो इसका उत्तर बिल्कुल सी हो जाए कि बालक के उच्चारण दोष का कारण नहीं है। तो ध्वनियों व उच्चारण स्थानों का सम्यक ज्ञान उच्चारण दोष का कारण नहीं है। आगे देखते हैं, ये वेरी मोस्ट प्रश्न लगा लेना जो अगला बता रहे। चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है। ठीक है, चिन्ह ऐसा लिखा जाता है शुद्ध, लेकिन कई जगह आप पुस्तकों में ऐसा देख लेते हैं, तो ये कौन सा दोष माना जाता है। तो आपको बता दें, इसको कहते हैं अशुद्ध वर्ण विपर्यय। इसको कौन सा दोष कहते हैं, अशुद्ध वर्ण विपर्यय। ऐसे कई शब्दों में ये दोष पाया जाता है। ठीक है, आगे चलिए इस चीज को समझते हैं क्या है। चिन्ह के स्थान पर चिन्ह अर्थात हा बराबर ना, ठीक है, तथा ना हा हो जाना, यहाँ पर वर्ण विपर्यय है। तथा चिन्ह का चिन्ह होने पर अशुद्ध वर्ण विपर्यय है। ठीक है, वहाँ वर्ण विपर्यय था केवल, यहाँ चिन्ह का चिन्ह अशुद्ध वर्ण विपर्यय। चिन्ह का अचिन्ह हो जाना अशुद्ध वर्णागम है। अशुद्ध वर्णागम क्या, चिन्ह का अचिन्ह कर लिया, मतलब अशुद्ध वर्ण का आगम हो गया आ का। ठीक है, जबकि चिन्ह का चिन्ह हो जाना अशुद्ध वर्ण लोप है, मतलब सीधा वर्ण का ही क्या हो गया, लोप हो गया। चिन्ह बचा, हा का तो लोप ही हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है। अशुद्ध वाचन जो करते हैं उसका कारण कौन सा नहीं है। तो आपको देखिए, वर्णों की ध्वनि का ज्ञान न होना ये तो कारण है भैया अशुद्ध वाचन का। प्रत्यय लागा हो, प्रयत्न लागा हो, ये भी कारण है। उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी, ये भी कारण है। तो सस्वर वाचन ये अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है, सस्वर वाचन करना। ठीक है, आगे देखें। अब आगे देखो संस्कृत के वापस। तो संस्कृत के इसमें अधिकतर है, कुछ बीच में हिंदी के प्रश्न आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर हिंदी के आ गए, हमें समझना है, हमारा उद्देश्य है पढ़ना। ठीक है, और इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लेंगे, बाकी वीडियो को भी, तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस, एक अभ्यास आपका हो जाएगा। इसलिए हम ये अभ्यास प्रश्न लेकर के आए हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। पाठ्यस संवेग परिसर्पणम नाम, मतलब पाठ के संवेग परिसरण का नाम है, क्या है। तो आपको बतला दें, इसका उत्तर हो जाएगा असंबद्ध सूचनात् त्यजनम, मतलब जो पाठ में जो भी सूचनाएं हैं उससे असंबद्ध हो, अर्थात उस पाठ से संबंध न रखती हो, उनका परित्याग करना। जैसे आप कोई पाठ पढ़ा रहे और कोई सूचना है जो उससे संबंधित नहीं रखती, आप उसको छोड़ दें, उसका त्याग कर दें, तो ये क्या कहलाता है, संवर्ग। इसको संवेग परिसर्पणम कहते हैं, सॉरी संवेग परिसर्पणम उसको कहा जाता है। इसमें देख लें, यहाँ से मोस्ट है, उस पाठ से संबंध ना रखती हूँ। ठीक है, अर्थात पाठ में जो सूचना है उससे असंबद्ध हो, अर्थात उस पाठ से संबंध ना रखती हूँ, उसका परित्याग करना चाहिए। इसे ही पाठ का संवेग परिसरण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्राः कृताः सर्वे भाषा दोषाः अध्यापकेन नैव शोधनीया यतः, मतलब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, छात्रों के द्वारा सर्व भाषा दोष जो अध्यापक नैव शोधनीय, जो अध्यापक नहीं शोध पाते हैं, तो उसको, इसका उत्तर जो ठीक हो जाएगा बी, प्रायोः दोषा भाषा बोधनम सूचयन्ति, मतलब प्राय करो भाषा, मतलब जो है वह भाषा बोधन को सूचित करते हैं। क्या हो गया, देखें इसका मतलब, छात्रों द्वारा भाषा दोष प्राय भाषा के स्पष्टीकरण में विसंगति प्रकट करता है, भाषा दोष। अतः इस प्रकार इस पर अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं। छात्राणाम लेखन कौशलानाम
संशोधनार्थम, छात्रों को लेखन कौशल के संशोधन के लिए निम्नलिखितेषु का उपायः ना समीचीन, इनमें से कौन सा उपाय समीचीन नहीं है। छात्रों के लेखन कौशल उसमें संशोधन करना है, तो इनमें से कौन सा उपाय समीचीन नहीं है। तो हम सीधा होते 4 ऑप्शन दिए हैं, हम सीधा उत्तर बताते हैं कि इसका उत्तर है सी, रक्त वर्ण द्वारा छात्रकृत त्रुटि नाम संशोधन। मतलब लाल वर्ण के द्वारा छात्रों के द्वारा की गई त्रुटियों का संशोधन करना। लाल वर्ण मतलब आपने देखा होगा पहले जब कॉपियाँ चेक होती हैं तो लाल पेन से गोला लगा देते थे ऐसे, यहाँ पर गलती है। तो लेखन कौशल के संशोधन के लिए उपाय समीचीन नहीं है। क्यों नहीं, इसको देखो। छात्रों के लेखन औसत के संशोधन के लिए छात्र द्वारा किया गया रक्त वर्ण लाल पेन का प्रयोग सही नहीं माना जाता, अर्थात सभी समीचीन उपाय नहीं हैं। ठीक है, तो वो छेद करते, छात्र इसको करेगा तो वो समीचीन नहीं माना जाएगा। आगे देखें, पठन कौशलम अनेन प्रभावितम भवति। मतलब जो पठन कौशल अनेन प्रभावितम भवति, मतलब किससे प्रभावित होता है, तो उस पर होगा पठन कौशल किसे बना, तो पाठकस उद्देश्य आसक्तिश, मतलब पाठक के उद्देश्य, आसक्ति और पाठस काठिन्य स्तर, मतलब पाठ के कठिन स्तर के आधार पर क्या हो सकता है, प्रभावित होता है। आगे देखें, विशिष्ट आवश्यकता कक्षा इति संबद्ध अस्ति, मतलब विशिष्ट आवश्यकता कक्षा से संबद्ध है। तो विशिष्ट आवश्यकता जो कक्षा है वह क्या, विभिन्न योग्यता युक्त छात्र कक्षा है, मतलब विभिन्न योग्यताओं से युक्त छात्रों की जो कक्षा है उससे क्या होता है, संबद्ध होता है। अर्थात यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि विशिष्ट आवश्यकता कक्षा विभिन्न योग्यता युक्त छात्र की कक्षा से संबद्ध होता है। यह विदित है कि किसी भी कक्षा में छात्रों की योग्यता भिन्न भिन्न होती है, सबकी योग्यता अपनी अपनी है। आगे देखते हैं, अध्यापकः नवीन कठिन शब्दार्थान स्पष्टीकुरु इति न अपेक्षते। तो यहाँ कह रहे हैं कि अध्यापक नवीन कठिन शब्दों को अर्थ को स्पष्ट करता है, इति न अपेक्षते, अपेक्षित नहीं है, किमर्थम, किस लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, संदर्भ संकेत द्वारा अर्थाबोधने बाधा भवति, क्योंकि इसमें संदर्भ संकेत के द्वारा अर्थबोधन में बाधा होती है। कई लोग सोचेंगे तो समझे में नहीं आया, इसलिए इसमें व्याख्या देखो क्या कह रहे हैं। प्रश्नानुसार अध्यापकों को नए कठिन शब्दों के अर्थों का स्पष्टीकरण करना चाहिए। जैसे प्रश्नों के अनुसार कोई नए कठिन शब्द है तो उनका अर्थ का स्पष्टीकरण करे, यह तो सत्य है। ऐसा शिक्षणकार अवश्यंभावी होता है, ये ज़्यादा संभव नहीं है। क्यों? लेकिन प्रश्न के अनुसार संदर्भ संकेत द्वारा अर्थ को जानने में किंचित बाधा होती है। लेकिन प्रश्न के अनुसार यदि संदर्भ संकेत के द्वारा अर्थ को जानने की थोड़ी सी क्या हो सकती है, बाधा हो सकती है। आगे देखें, समाविष्ट कक्षाम आश्रित निम्नलिखित युक्तेषु असमीचीना अस्ति, मतलब समाविष्ट जो कक्षा है उसके आश्रित निम्न में से कौन सी युक्ति असमीचीन है, मतलब समीचीन नहीं है। तो इसकी हो जाएगा डी, विभिन्न विषयाणाम संदर्भे अनुकूलित संशोधित विकल्पात्मक गतिविधियां, मतलब विभिन्न विषयों के संदर्भ में अनुकूलित संशोधित विकल्पात्मक जो गतिविधियां हैं वह क्या हैं, असमीचीन होती हैं। अगला, यत किंचित पाठ्यते सदैव एव अवगम्यते यतः, मतलब छात्र यत कुछ पाठ्यते मतलब पढ़ाया जाता है, सदैव एव अवगम्यते वह हमेशा एक सा, अवगम्यते मतलब ज्ञान, यतः मतलब करते हैं। तो कैसे, किस प्रकार से होता है, उनमें जो ज्ञान होता है कोई भी चीज़ पढ़ाई जाए। तो सी इसका उत्तर, छात्रा भिन्न योग्यता व्यक्तित्व सामाजिक पृष्ठभूमि युक्ता भवंती, मतलब अलग अलग होगा छात्रों का, एक सा नहीं हो। क्यों? क्योंकि छात्रों में योग्यता भिन्न भिन्न है, उनका व्यक्तित्व भिन्न भिन्न है, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि भी भिन्न भिन्न होती है, इसलिए वो क्या होते, विभिन्न योग्यताओं वाले होते हैं। पठन समये विसंज्ञायाः अर्थः, मतलब पठन के समय में विसंज्ञा का क्या अर्थ है, तो आपको बतला दें। इसका उत्तर हो जाएगा ए, क्लिष्ट समस्या समाधानं कर्तुम, मतलब पठन के समय में जो क्लिष्ट समस्या का समाधान होता है उसको क्या कहते हैं, विसंज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे, गृह कार्यस्य मुख्य उद्देश्य अस्ति, गृह कार्य जो दिया जाता है होमवर्क, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है,
किस उद्देश्य से छात्रों को आप गृह कार्य देते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न मैंने देखा कई, जब भी कोई भी पेपर होता है तो उसकी पेडागॉजी जो होती है उसमें इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आप उनको पढ़ लें। और हर सब्जेक्ट की यदि आपको पेडागॉजी पढ़नी है तो आप हमारे चैनल को जाएं या फिर यूट्यूब पे सर्च करें टॉप 50 स्टडी, ये आप लिखेंगे तो आपको हमारे चैनल मिलेगा, उसमें सारे सब्जेक्ट के वीडियो सिलेबस के अनुसार आपको मिल जाएंगे। तो गृह कार्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह है पठित पाठान अधिकृत अभ्यासम कुर्युम, मतलब जो अपन ने पठित पाठन मतलब पढ़ा हुआ है पहले उसका अभ्यास कुर्युम मतलब करना, मतलब जो आपने कक्षा में पढ़ा है उसका अभ्यास करना क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे देखें, अवबोधनात्मकम परीक्षणम इत्यर्थम किम सर्वाधिक महत्वपूर्णम, मतलब अवबोधनात्मक जो परीक्षण है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसके लिए है, तो वह है संदर्भस्य ज्ञान, मतलब संदर्भ के ज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखो क्या बोल रहा है इसमें को अपन थोड़ा समझना पड़ेगा। तात्पर्य है किसी भी पाठक के संदर्भ ज्ञान के बिना उस पाठ को जानना विद्यार्थियों के लिए कठिन कार्य है। जब तक हम संदर्भ ज्ञान नहीं करेंगे तब तक उस पाठ को नहीं जान पाएंगे। इसलिए पाठ के संदर्भ का ज्ञान अवबोधन परीक्षण के लिए आवश्यक है, जिससे विद्यार्थी पाठ को भलीभांति समझ सके। तभी अवबोधन परीक्षण किया जा सकता है, ना कि पाठ के शीर्षक के विषय में जानकारी रख। कोई केवल शीर्षक पता है तो पाठ को नहीं जान सकते, ना ही पाठ के उपशीर्षक के विषय में जानकारी रखकर, और ना ही लेखन अभ्यास द्वारा अवबोधन परीक्षण किया जा सकता है। इसलिए चलिए आगे देखते हैं। प्रायः छात्रः नूतन विषयान् अधिकृत्य स्वाविचारान् प्रकटयितुं काठिन्यम अनुभवति, मतलब बोल रहे हैं कि प्रायः कर देखा जाता है कि नूतन विषय नए विषय को अधिकृत करके स्वाविचारान प्रकटयितुं काठिन्यम अनुभवति, मतलब छात्र जब भी कोई नए विषय को पढ़ते हैं उसको ग्रहण करके अपने विचारों को प्रकट करने में कठिनता का अनुभव करते हैं उसमें। क्यों? कारण यह है कि अस्ति यत्ते नूतनान अथवा अधिकांश शब्दान ना जानती, क्योंकि उस विषय में वो अधिक शब्दों को नहीं जानते हैं। एतत् अर्थः का उपाय, इसके अर्थ में कौन सा उपाय है, तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा सी। उन्हें सब किस चीज़ की कठिनता हो रही, शब्दों का ज्ञान नहीं। तो छात्रा शब्द समृद्ध्यम वैविध्यपूर्ण साहित्यम पठितम प्रेतव्या, छात्रों को शब्द समृद्धि उनकी बड़े शब्दों का ज्ञान हो, इसलिए विविधता से पूर्ण साहित्य को क्या करना चाहिए, पढ़ने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए, जिससे कि उन्हें वो कठिनाई नहीं होगी और छात्र अपने विचारों को अच्छे से रख पाए। व्याकरणात्मकम अनुदेशनम तदैव स्वाभाविकम मन्यते यदा, मतलब व्याकरणात्मक अनुदेशन तभी स्वाभाविक रूप से माना जाता है जब क्या, तो इसका उत्तर सी। छात्रा स्वयमेव लेखन भाषण समय सजगवा भूत्या त्रुटि संशोधनम अपि कुर्वन्ति, मतलब छात्र स्वयमेव ही लेखन भाषण के समय सजग होकर के अपनी त्रुटियों का क्या करे, संशोधन भी कर ले, तब वो क्या माना जाएगा, व्याकरणात्मक अनुदेशन स्वाभाविक माना जाएगा। छात्राणाम लिखित कार्य संबद्ध त्रुटि संशोधनार्थम प्रभावी प्रक्रिया अस्ति, मतलब छात्रों से संबंधित लिखित कार्य संबंधित त्रुटि संशोधन की प्रभावित प्रक्रिया कौन सी होगी, तो आपको बतलाना तो वह है संकेत द्वारा त्रुटि निर्देशनम छात्रेभ्यः च संशोधनार्थम अभिप्रेरणा दानम, तो वह हो जाएगी कि संकेत द्वारा त्रुटियों का निर्देशन छात्रों के लिए करना और संशोधनार्थम अभिप्रेरणा, उनको संशोधन के लिए अभिप्रेरणा देना, तो उनके लिखित कार्य के संशोधन में ये प्रभावी प्रक्रिया हो सकती है। और देखें, छात्रा प्राय सर्वत्र एव प्रथम भाषाम अथवा तृतीय भाषाम अवगंतुम वक्तुम च काठिन्यम अनुभवति, मतलब देखा जाता है प्राय कर जो छात्र है प्रथम भाषा और तृतीय भाषा को जानने में बोलने में कठिनता का अनुभव करते हैं। छात्राणाम सहायार्थम का समीचीना उपाय, तो छात्रों की सहायता के लिए समीचीन उपाय क्या है, तो अब ये कई उपाय कर सकते हैं कि भाषा प्रयोग द्वारा अधिकाधिक अभ्यास, और जो उसमें जिस भाषा में कठिनता हो रही है तो उसके प्रयोग के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना, और अभ्यास करने से सब आ जाता है, क्योंकि कहा है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रस्सी आवत जाते सिर पर परत निशान, तो अभ्यास से सब कुछ होगा। आप भी जो हमारी संस्कृत की कक्षाएं पढ़ रहे हैं बार बार उसका अभ्यास हो रहा है, जो आपके पेपर में बहुत ही उपयोगी साबित होगा।
कोपी छात्रा अधिगंतुम किंचित काठिन्यम अनुभवति अन्य सामान्य छात्राणां कृते निर्मित वाचन सामग्रीम अधिकृत्य सः अपि निपुणा भवेत् इत्यर्थं कृत उपचारात्मकं शिक्षणस्य कृते किम अत्यधिकम, अर्थात कोई छात्र अधिगंतुम किंचित काठिन्यम अनुभवति, कोई छात्र मतलब किसी शब्दों को पढ़ने में कठिनता का अनुभव करते हैं। अन्य सामान्य छात्राणाम कृते निर्मित वाचन सामग्री में अधिक सापी निपुणा, और अन्य जो सामान्य छात्र हैं वह उन शब्दों को मान लो बोलते हैं तो उसको वह ग्रहण करके वह छात्र उसमें निपुण हो जाता है। इत्यर्थम कृत उपचारात्मकम शिक्षणम कृते किम अत्यधिकम आवश्यकम, तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है, तो वह है सबसे ज़्यादा आवश्यक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, अपरिचित शब्दानाम अभिज्ञानम, जो अपरिचित शब्द है उनका अभिज्ञान करके, एवं छात्रेभ्य संयोग दानम, और छात्रों के संयोग देने से, यत्ते शब्दार्थम दृष्टुम अवगंतुम च समर्थम भवेतु, वह शब्दों को देख करके ग्रहण करके उसमें क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि जो छात्र किसी विषय में कठिनता महसूस करते हैं वे अपरिचित शब्दों को पहचान तथा छात्रों के परस्पर संयोग से शब्दों को देखकर उसको अर्थों के समझने सक्षम हो जाते हैं, अतः विकल्प सी इसका तर्क संगत हो। अब देखिए वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है, डिसलेक्सिया एक भाषागत विकार या प्रभावयति, डिसलेक्सिया जो एक भाषागत विकार है वह किसको प्रभावित करता है, छात्रों किस कौशल को, किस बात को प्रभावित करता है, तो आपको बताया इसका उत्तर है डी, लिखित भाषा बोधनम, लिखित भाषा बोध को डिसलेक्सिया क्या करता है, प्रभावित करता है, याद रख लीजिएगा। इसके बारे में देखते हैं, डिसलेक्सिया एक भाषागत विकार है जिससे लिखित भाषा बोध प्रभावित होता है, इसके संकेत बोध, कथित भाषा बोध, मौखिक बोध प्रभावित नहीं होते। चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगले पार्ट के लिए, वीडियो को लाइक करना, आगे शेयर अपने ग्रुपों में अपने मित्रों तक जरूर भेजना जिससे वो भी संस्कृत पढ़ सके जिनको कठिनाई आती है। ऐसे ही हम आपसे चर्चा करते रहेंगे और आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। इसी तरह जुड़े रहें। जय हिंद।